हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई लीड आईएएस। जैसा कि आपको पता है, हमारा एक लेक्चर हो चुका है ज्योग्राफी का, जिसमें हमने स्टडी किया है गैलेक्सीज के बारे में, स्टार्स के बारे में, फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर्स। सो मैंने बात करी थी कि हम अर्थ को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ की लोकेशन कहाँ है, अर्थ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जैसे किसी चीज का एड्रेस होता है, किसी मतलब अगर आपको बताना है कि वो पर्सन कहाँ रहता है, तभी उसके बारे में जान पाओगे ना। तो सिमिलरली हम बात करते हैं अर्थ की, तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था अर्थ में गैलेक्सीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टडी किया था गैलेक्सीज के बारे में, और गैलेक्सीज कहाँ प्रेजेंट है? यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स की स्टडी। अब यूनिवर्स को बोला जाता है कॉस्मोस, और इसकी स्टडी को बोला जाता है यूनिवर्स की, दैट इज योर कॉस्मोलॉजी। क्लियर है बात? तो हमने उसमें देखा कि यूनिवर्स में आपकी नंबर ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। अब ये गैलेक्सीज क्या होती हैं? बेसिकली दीज गैलेक्सीज आर कंसिस्ट ऑफ स्टार्स। अब स्टार्स के भी जो आपके सोलर सिस्टम्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट गैसेस, ठीक है, इन सब को मिला के आपकी क्या बनती है? गैलेक्सीज। उनमें से एक गैलेक्सी है हमारी, दैट इज योर मिल्की वे। एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अब मिल्की वे में आपका एक स्टार है जिसका नाम है सन, और इस सन का अपना एक जो है वो सिस्टम है जिसको बोला जाता है सोलर सिस्टम। ठीक है, अब सोलर सिस्टम में हमने देखा था कि आपके टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जिनमें से 5 आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब ये 8 के 8 प्लैनेट्स हमने देख लिए थे, कुछ ना कुछ जो भी इनके रिगार्डिंग फैक्ट्स हैं। ठीक है, अगर इनके कोई मून्स प्रेजेंट हैं, सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं। सो बेसिकली सैटेलाइट्स मैंने डिस्कस किया था कि क्या होता है। जैसे आपकी अर्थ है तो वो सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, वो सन के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रही है, लेकिन अर्थ को भी, अर्थ के अराउंड भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज योर मून। सो बेसिकली इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब बात करते हैं इन 8 प्लैनेट्स की। 8 प्लैनेट्स में हमने देखा था कि आपकी जो ये सन है प्रेजेंट, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो सबसे पहले आपका मर्क्यूरी, देन वीनस, एंड देन आती है आपकी अर्थ। अब ये जो प्लैनेट्स थे इनको भी हमने दो डिवीजन करे थे इन प्लैनेट्स की। द फर्स्ट वन इज योर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और सेकेंड इज योर जोवियन, या फिर क्या बोलते हैं, गैशियस प्लैनेट। सो बेसिकली आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स हैं? जो हैवी मटेरियल से बने हुए हैं, हैवी मेटल से बने हुए हैं। मतलब कि ये जो आपके स्टार्टिंग के प्लैनेट्स हैं, दीज 4 प्लैनेट्स। ठीक है, इट मींस कि जो आपका अर्थ है इट इज ऑल्सो अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। एंड गैशियस प्लैनेट कौन से? जो आपके लाइटर मटेरियल से बने हुए हैं, जुपिटर हो गया आपका, सैचुरन हो गया। These all planets are Jovian planets. So अब हम बात करेंगे अर्थ की। इन प्लैनेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, तो अब अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ आपका सोलर सिस्टम में 3rd नंबर वाला प्लैनेट है। ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थ जो है इट इज 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्लियर है बात? और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। कैसा प्लैनेट है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जहां पे आपको लाइफ की एग्जिस्टेंस मिलती है। फॉर एग्जांपल, ऐसा और कोई भी प्लैनेट आपको नहीं मिलेगा जहां पे आपको लाइफ के कोई भी ऐसे लिविंग थिंग्स के आपको कोई भी यहाँ पे सैंपल्स या कोई भी आपको एविडेंसेस मिले हों। समझ के बात? ठीक है, मतलब कि आपकी जो अर्थ है वो इतने अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है सन से कि ना तो यहाँ पे आपके टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ना ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, और वाटर भी अवेलेबल है विच इज सुटेबल फॉर द लाइफ। ठीक है, तो लाइफ यहाँ पे होने के लिए ये सारी कंडीशन जो हैं वो आपको अर्थ पे मिल जाती हैं। इसीलिए अर्थ एक ओनली ऑब्जेक्ट है जहां पे आपके सोलर सिस्टम का, जहां पे आपको लाइफ मिलेगी। समझ के बाद अब बात करते हैं अर्थ की शेप की।
ठीक है, जनरली हम बोलते हैं अर्थ की शेप जो है वो स्फीयर है, बट इट इज नॉट अ स्फीयर, एब्सोल्यूट स्फीयर नहीं है अर्थ। अगर जैसे मान लो कि मेरे पास ऑरेंज है, स्फीयर ऑरेंज, अब यहां पे मैं इसको टॉप से एंड बॉटम से प्रेस करूं तो आपको कैसा दिखेगा ये प्लैनेट, सॉरी फ्रूट, लाइक दिस। इट मींस कि यहाँ पे ये वाला बीच वाला आपका सरकमफ्रेंस है, ये आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज पॉइंट्स। तो सिमिलरली आपकी अर्थ की शेप भी काइंड ऑफ ऐसी ही है। कैसी? इस शेप को बोला जाता है जियोइड शेप या फिर ऑब्लेट एलिप्स। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है, तो अर्थ की शेप कैसी है, दैट इज योर ऑब्लेट एलिप्स या फिर इसको बोलते हैं जियोइड शेप। ठीक है, इट इज नॉट अ प्रॉपर स्फीयर, बेसिकली ये बीच से आपका थोड़ा सा प्रेस्ड है और तभी तो आपको ये ऐसे दिखता है ना अर्थ, यहां से आपको वाइड दिखेगा और यहां से नैरो दिखेगा, मतलब वो जो सरकमफ्रेंस है वो पोल्स के पास कम है और इक्वेटर के पास जो है वो सरकमफ्रेंस जो है वो ज्यादा है। अब बात करते हैं आपकी अर्थ के टिल्ट की। सो अर्थ टिल्टेड क्यों है? अर्थ ऐसे हो सकती थी एक्सिस पे, लाइक दिस, है ना। हम सबको पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, बट अर्थ जो है वो 90 डिग्रीज पे नहीं है प्रॉपर। ठीक है, दिस एक्सिस इज 90 डिग्री ना, दिस एंगल ये 90 डिग्री है, बट अर्थ का एक्सिस जो है वो प्रॉपर ऐसा नहीं है। अर्थ थोड़ी सी आपकी टिल्टेड है, कितने एंगल पे? 23.5 डिग्रीज। ये आपको पता होना चाहिए 23.5 डिग्रीज का। बाय जो भी हम अर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ये 23 डिग्री जो हम लेते हैं ठीक है, 23.5 ये क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट। क्लियर है बात? ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे ये जो आपका टिल्ट है, यहाँ जो आपकी रेवोल्यूशन है अर्थ की, ये आपके इफेक्ट डालती है डे एंड नाइट के फिनोमिना पे एंड ऑल्सो ऑन दी सीजन्स जो भी आपको अर्थ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डे एंड नाइट का फिनोमिना। सो आप सबको पता है अर्थ एक स्फीयर है, नॉट एब्सोल्यूट स्फीयर बट जियोइड शेप, और सन एक स्टार है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। सन से मिलती है एनर्जी, सन से ही लाइट मिलती है, सनलाइट जो भी आती है अर्थ पे। इट मींस अर्थ और सन जो है वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, और यहाँ पे जो आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ ये 24 आवर्स क्या है जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो हमने टाइम पीरियड देखा था ना 24 आवर्स, बिकॉज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एवरी 24 आवर्स, मतलब कि एक जो आपका रोटेशन है अर्थ का वो कितने आवर्स में कंप्लीट करती है अर्थ? 24 आवर्स में। ठीक है, तो जहां पे आपका अर्थ के हाफ पोर्शन पे सनलाइट देखने को मिलेगी उसको हम बोल देंगे डे, और जहां पे सनलाइट नहीं मिलेगी उसको हम बोल देंगे नाइट। देखो यहाँ पे ये आपकी अर्थ है, ठीक है, इट इज टिल्टेड, बट अभी हमने बात करनी है इसकी रोटेशन की। हाँ जी, डायरेक्शन बताएंगे रोटेशन की अर्थ की, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। कहां से कहां? वेस्ट टू ईस्ट। मान लो ये आपका सन है, तो जब आपके अर्थ का दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपके सन को फेस करेगा तो आपको यहां पे क्या दिखेगा? लाइट, मतलब कि डे टाइम है। और जब आपका ये वाला जो शेडो पोर्शन है जहां पे आपकी सनलाइट प्रॉपरली नहीं पड़ेगी उसको हम बोल देंगे नाइट। और सिमिलरली जब ये रोटेट करके आपका ये वाला पोर्शन इस तरफ आएगा तो वहां पे आपका डे हो जाएगा और दूसरे पोर्शन में आपका नाइट हो जाएगा। सो दिस फिनोमिना कि जहां पे आपकी सनलाइट जो है वो पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कि ये टिल्ट आया कैसे अर्थ पे। ठीक है, सो मेनली
ऐसा हुआ कि बहुत पहले की बात है कि जब आपके ये सन बन रहा था, अर्थ बन रही थी, बाकी प्लैनेट्स बन रहे थे, तो यहाँ पे आपके सोलर सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट आता है जिसका नाम है थिया प्लैनेट। अब ये थिया प्लैनेट क्या करेगा कि आपका ये जो अर्थ है, ठीक है, इसके साथ आके कोलाइड करेगा थिया प्लैनेट। तो जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो ये प्लैनेट मर्ज कर जाएगा अर्थ में, और साथ ही साथ अर्थ का कुछ पोर्शन टूट के सेपरेट हो जाएगा, जिसको प्रेजेंट डे पे मून बोला जाता है। इसीलिए तो मून अर्थ को छोड़ के नहीं जाता है, क्योंकि वो अर्थ का ही पार्ट है। अर्थ के अराउंड वो भी चक्कर लगा रहा है ना मून। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब ये आपका थिया प्लैनेट अर्थ के साथ जो है वो कोलाइड करता है, तो ये यहाँ पे इसके साथ मर्ज करेगा, विच कॉजेस जो भी आपका अर्थ का टिल्ट है, और साथ ही साथ हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मून। समझ गए बात? तो मतलब कि अर्थ का पार्ट ही है मून, इसीलिए तो चंदा मामा भी बोलते हैं ना मून को, तो ब्रदर है अर्थ का, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ अर्थ। समझ गए बात टिल्ट वाली? अब देखो यहाँ पे ये सीजन्स की बात करते हैं कि व्हाट कॉजेस द सीजन। सीजन कैसे आते हैं? हमने बात करी, कभी हमारा समर सीजन आता है, कभी विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सो ये फिनोमिनास कैसे अक्कर करते हैं? डे एंड नाइट का तो मैंने बता दिया कि जो भी आपकी अर्थ है जो वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे। सो दिस रोटेशन एंड दिस रेवोल्यूशन, दिस बोथ हेल्प्स इन दी सीजन्स। जो भी आपके सीजन्स आपको अर्थ पे देखने को मिल रहे हैं, हाउ क्या होता है कि ये जो आपका अर्थ टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, ये कहीं ना कहीं सीजन्स कोज करने का रीजन है। व्हाई? क्योंकि जो भी आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं अर्थ के, वो डिफरेंट सन की हीट जो है, वो जो सन की रेज हैं या लाइट है, वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं किसी पोर्शन में, और किसी पोर्शन में डायरेक्ट पड़ेंगी। इस वजह से आपके जो सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। हाउ? देखेंगे यहाँ पे, ये आपका अर्थ है, जस्ट ड्रॉ हियर। ये सन है आपका। अभी मैंने बोला अर्थ आपकी टिल्टेड है, कितने एक्सिस पे? 23.5 पे। अर्थ कितने पे टिल्टेड है आपकी? 23.5 पे। नाउ लुक, ये आपका इक्वेटर है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली हियर दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये आपका 23.5 का टिल्ट है। यहां पे भी अर्थ आएगी किसी पोजीशन में, यहां पे भी अर्थ आएगी किसी पोजीशन में। नाउ देखो क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान से देखेंगे कि जब आपकी अर्थ ऐसे है, ठीक है, ये अर्थ है आपकी और ये टिल्टेड है, ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो ये ऐसे है टिल्टेड, और यहाँ पे आपका सन है, तो यहाँ पे सन की रेज जब यहाँ पे पड़ेंगी तो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही है? इट इज नॉट डायरेक्टली, कहां पे? इक्वेटर पे नहीं पड़ रही हैं, ये पड़ रही हैं डायरेक्टली आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। हाउ? क्योंकि आपकी अर्थ टिल्टेड है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट कर रही हूँ और यहाँ पे, तो ये सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पे पड़ेंगी? इक्वेटर पे पड़ने के बजाय ये डायरेक्ट पड़ रही हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। सो दिस टाइम जब आपका ये अर्थ है, अर्थ में दो स्फीयर्स है ना, एक हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बना दिया, एक हमने सदर्न हेमिस्फीयर बना दिया, मतलब कि एक अर्थ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड देन जो साउथ वाला पार्ट है या नीचे वाला पार्ट है, दैट इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे ये जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इस पॉइंट में बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ टिल्टेड है, इस वजह से सन की डायरेक्ट रेज कहां पड़ रही है? आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। सिमिलरली इस पोजीशन में बाद में आएंगे, हम बात करते हैं इस पोजीशन की, ठीक है। यहाँ पे अर्थ ऐसे टिल्टेड है, अब अर्थ ऐसे भी रोटेट कर रही है, और रोटेट करते करते एक पॉइंट आएगा जब आपकी अर्थ इस पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है, इस पोजीशन में आएगी। अब यहाँ पे देखो, अब जो आपकी सन की रेज हैं वो डायरेक्टली कहां पड़ेंगी?
ये आपकी अर्थ, अब सन की डायरेक्ट रेज पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। इस पोजीशन में सन की डायरेक्ट रेज कहां पड़ रही थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। अब अर्थ ऐसे है तो अब सन यहां पे है, तो अब कहां पड़ेंगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। ये देखो, जब हम यहां पे बात कर रहे हैं सन की, तो सन की रेज आपकी डायरेक्टली पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और इस पॉइंट में आपकी सन की डायरेक्ट रेज पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। समझ गए बात? क्लियर है यहां तक? तो क्या होगा? सनलाइट अगर ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी उस पार्ट में। तो ये वो टाइम है जब गर्मी आती है आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो इंडिया हमने बात करी थी कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सॉरी, सो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपकी यहाँ कहीं है, ये देखो इंडिया आपका, ये यहाँ कहीं है आपका इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है इस पोर्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ये वो टाइम है जब आपकी आती है समर्स। नॉर्थ में जब आपका समर सीजन आता है, समझ के बाद क्यों आ रहा है? क्योंकि इस टाइम पे आपकी सन की डायरेक्ट रेज कहां पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और ये वो टाइम है 21 जून, और इसको बोला जाता है समर सॉलिस्टिस। आपके पास दो टर्म्स आएंगी, एक टर्म आएगी आपकी सॉलिस्टिस एंड दूसरी टर्म है आपकी इक्विनॉक्स। सॉलिस्टिस का मतलब होता है जब आपके डेज एंड नाइट का जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोला जाता है सॉलिस्टिस। और इक्विनॉक्स क्या है? इक्वी मतलब इक्वल, मतलब कि डे एंड नाइट वो दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। समझ गए बात? अब सिमिलरली इसमें आ जाओ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात होगी कि इस टाइम में जब आपकी सन की लाइट जो है, सन की रेज जो है वो डायरेक्टली आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ेंगी, तब आपको क्या देखने को मिलेगा? समर सीजन। और साउथ में क्या होगा? साउथ में आपको देखने को मिलेगा विंटर सीजन। मतलब कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, ठीक है, ये इक्वेटर है आपका 0 डिग्री, ये इक्वेटर से ऊपर आपको समर सीजन देखने को मिलेगा, और इक्वेटर के नीचे आपको कौन सा सीजन देखने को मिलेगा? विंटर सीजन। मतलब कि इस टाइम पे आपका जो सन है वो डायरेक्टली जो है वो आपके कहां पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और दूसरी पोजीशन में आपका जो सन है दैट इज डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो क्या होगा? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें आपको विंटर्स देखने को मिलेंगी, और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगी? समर्स, जब आपका सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब बात करते हैं इन पोजीशंस की, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि अर्थ आपकी टिल्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे सन की रेज ऐसे पड़ रही हैं। अगर आपकी अर्थ ऐसे है, इस तरफ को टिल्टेड है, तो सन की रेज यहाँ पड़ रही है। बट व्हाट अबाउट दीज पोजीशंस? कुछ नहीं है। अर्थ है, टिल्टेड भी है अगर, तो डायरेक्ट रेज कहां पड़ेंगी? इक्वेटर के ऊपर। कहां पड़ेंगी? इक्वेटर के ऊपर। समझ गए बात? मान लो ये अर्थ आपकी टिल्टेड है, ये रोटेट करते करते यहाँ पे सन के सामने अगर आ रही है, सन के सामने अगर ये टिल्टेड भी है तब भी ये कहाँ पड़ेगी? इक्वेटर के ऊपर, आपके बिल्कुल सेंटर में। तो सन की रेज यहाँ पे, मतलब कि सन डायरेक्टली पड़ रही है आपके इक्वेटर के ऊपर, 0 डिग्रीज के ऊपर। तो इस टाइम पीरियड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको जो है वो सेम ही चीजें देखने को मिल रही हैं। मतलब कि यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी सेम ही रहेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये आपका कब टाइम पीरियड आता है? इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। तो नॉर्थ में आपका यहाँ पे फॉल होगा, मतलब कि ऑटम सीजन होगा, और साउथ में आपका स्प्रिंग सीजन होगा।
जनरली आपने ये याद रखना है कि जब आपकी अर्थ इस पोजीशन में है तो आपकी अर्थ पे जो सन की रेज हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ रही हैं। सिमिलरली अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, पहले आपकी इस तरफ पड़ रही थी, अब अर्थ रोटेट करते करते जब आएगी तब आपकी ये बैक साइड में यहाँ पे इक्वेटर पे फिर से आपकी सन की रेज डायरेक्टली पड़ेंगी। समझ के बाद, तो दोनों डेज एंड नाइट इक्वल हैं, तो इसीलिए इसको बोल दिया इक्विनोक्स। क्या बोल दिया इसको? इक्विनोक्स। अब देखिए यहाँ पे ये देखो, ये आया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली, है ना। तो मैंने क्या बोला कि नदर्न हेमिस्फीयर में आपका जो है वो समर टाइम चल रहा है। हमने बात करी है 21 जून, जब आपके डेज जो हैं वो लंबे होते हैं, जब आपका दिन जो है वो लंबा होता है रात से, 21 जून। इसीलिए इसको बोला जाता है समर सॉलिस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? समर सॉलिस्टिस, या फिर 21 जून सॉलिस्टिस। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर में आपके विंटर्स है। सिमिलरली जैसे ही आपका विंटर सीजन जाता, सॉरी समर सीजन जाता है, समर के बाद क्या आता है आपका? समर के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको विंटर स्टार्ट होने वाली है। तो विंटर स्टार्ट होने से पहले क्या आता है? आपका फॉल सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सितंबर में, जब आपको ठंड आपकी स्टार्ट होने वाली है। इसको जस्ट इंडिया के केस में लेके चलो, अगर इंडिया को भी कंसीडर करो तो आपको वैसे भी याद रहेगा, जून जुलाई में गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, उसके बाद आपकी ठंड स्टार्ट होने वाली होती है, तो फॉल मतलब फॉल्स आ जाता है, ऑटम सीजन आ जाता है, एंड आफ्टर दैट आपके जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें विंटर स्टार्ट हो जाती है 22 दिसंबर, और इसको बोला जाता है सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस और ये आपका इक्विनॉक्स वाला टाइम। और सिमिलरली जब आपकी विंटर्स जाएंगी तो आपके पास यहाँ पे फरवरी, वैलेंटाइन वीक जब आप सेलिब्रेट करते हो जो भी है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है स्प्रिंग सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी मैं नॉर्दर्न की बात कर रही हूँ। नॉर्दर्न में स्प्रिंग चलेगा तो सदर्न में फॉल चलेगा, और नॉर्दर्न में अगर आपका फॉल चल रहा है, ऑटम सीजन चल रहा है, तो आपका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग सीजन चलेगा। तो मतलब ये पूरा साइकिल ऐसे वर्क करा, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा फिर से आपकी समर्स जो है, मतलब मार्च अप्रैल जब स्टार्ट होना स्टार्ट होगा, तो आपके यहाँ पे जून जुलाई में आपकी जो है समर स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है बात यहाँ पे? ये समझ गए यहाँ तक? सिंपल है कि जो अर्थ का टिल्ट है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन्स, कि सीजन जो अर्थ पे देखने को मिल रहे हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपका। क्लियर है बात? देखो यहाँ पे पूरा फिनोमिना लिखा है, यहाँ पे आपकी सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है आपका? ये आपका पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला। इट मींस कि इंडिया के ऊपर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपकी जो है वो विंटर स्टार्ट है। दिसंबर का टाइम है ना, तो विंटर स्टार्ट है। अब ये मार्च का टाइम है, ये इक्विनॉक्स वाला टाइम है, ठीक है। तो मार्च में हमने क्या करा था? मार्च में हमने स्प्रिंग सीजन देखा था, तो ये यहाँ पे आपका स्प्रिंग सीजन चलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चलेगा? आपका फॉल। क्लियर है बात? और सिमिलरली यहाँ पे जून की बात करूं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी समर्स होंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में आपके विंटर्स होंगी। और जब आपका इक्विनॉक्स वाला टाइम पीरियड होगा तो इक्विनॉक्स में आपके साउथ में आपका स्प्रिंग चलेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम सीजन होगा। ये क्लियर है बात? अब बात करते हैं हमारे मून की, ठीक है। मैंने बताया आपको मून कैसे फॉर्म हुआ। अर्थ का टिल्ट और ये मून, इन दोनों का रीजन है एक प्लैनेट जिसका नाम है थिया। जब ये अर्थ से टकराएगा तब आपका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा आपके सोलर सिस्टम का, दैट इज योर मून, ठीक है। और ये कहां से बना है? फॉर्म्ड फ्रॉम द डेब्रिस ऑफ द कोलिजन बिटवीन इन्फेंट अर्थ एंड अ प्लैनेट दैट इज रफली द साइज ऑफ मार्स। मतलब कि जब आपकी अर्थ अभी इतनी बड़ी नहीं थी, मैंने अभी यही बोला ना, आपका प्लैनेट आया, ये अर्थ के साथ टकराया, क्या नाम है इस प्लैनेट का? थिया। तो जब ये अर्थ के साथ टकराएगा तो ये इसमें मर्ज करेगा, मतलब अर्थ और बड़ी हो जाएगी, और साथ ही साथ जब ये टकराएगा तो कुछ ना कुछ डेब्रिस तो निकलेगा ना, कुछ ना कुछ डस्ट या पार्टिकल्स या टुकड़े टूटेंगे। अब ये टुकड़े जो टूट गए वो बनाएंगे मिलके आपका मून। क्या बनाएंगे? आपका मून। क्लियर है यहां तक बात?
और ये भी आपकी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो ऑर्बिट करती है किसके सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में, और इसको बोला जाता है माइनर प्लैनेट। क्लियर है बात? अब यहाँ पे मून के अलग अलग फेजेस होते हैं। आपने देखा होगा आपका मून जो है, ठीक है, वो आपको कभी ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखता है मून, कभी आपको जो है वो ऐसे दिखेगा, मतलब ये जो शेप्स है ऐसे ऐसे, कभी आपको इतना सा ही मून दिखता है। सो दीज, जो भी आपको ये मून के जितना पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोला जाता है द फेजेस ऑफ मून। ऐसा क्यों है? आपने एक बात और याद रखनी है कि हमें हमेशा मून की एक ही साइड दिखाई देती है। व्हाई? बिकॉज जो अर्थ का रोटेशन है और जो आपके मून का रोटेशन है उसका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम है। समझ गए बात? अब यहाँ पे अर्थ भी 24 आवर्स लेती है, और वहां पे आपका जो मून है 24 आवर्स का वन डे होता है ना, तो वहां पे भी ये सेम 27 डेज में कंप्लीट करता है। इसीलिए हमें अर्थ जो मून है उसके एक ही फेज देखने को मिलता है। ठीक है, अगर घूम के अर्थ इधर भी आएगी तो मून भी तब तक वहां पहुंच गया होगा और सेम साइड आपको देखने को मिलेगी। समझ गए बात? तो दीज आर दी फेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको डिफरेंट शेप्स देखने को मिलती हैं मून की, उनको बोला जाता है फेजेस ऑफ द मून। क्या बोलते हैं उनको? फेजेस ऑफ द मून। अब क्या रीजन है कि आपको फेजेस दिखाई देते हैं मून के? देखो यहाँ पे हम मून को कहां से देख रहे हैं? अर्थ से। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है फेजेस का? द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और साथ ही साथ द मून इज रिफ्लेक्टिंग सनलाइट टुवर्ड्स द अर्थ। दो रीजन है कि मून के फेजेस क्यों दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये रीजन है कि मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, एंड द सेकेंड रीजन इज कि यहाँ पे ये जो मून है, जो भी सनलाइट मून के ऊपर भी तो गिर रही होगी ना, सोलर सिस्टम में ही है। ये आपका सन है, मान लो ये आपके अर्थ का ऑर्बिट है, यहाँ पे अर्थ है और ये आपके मून का ऑर्बिट है। ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं सारी चीजें, तो सन की रेज इधर भी पड़ेंगी, कभी सन मून इधर भी आएगा, कभी मून इधर भी पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जैसे सनलाइट जिस एंगल से पड़ेगी, उस एंगल के थ्रू हमें जो है वो मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं अलग अलग मून के फेजेस की। जब आपको पूरा मून दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे? न्यू मून। सॉरी, जब आपको मून जो है उस पे पूरी शेडो दिखाई दे रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यू मून। ठीक है, सेम न्यू मून इधर है जो आपका 11 जनवरी 2024 टाइम पीरियड ऑफ फुल मून, सॉरी न्यू मून। इस टाइम आपको न्यू मून दिखाई देगा। फुल मून मतलब पूर्णिमा, पूर्ण। जब आपको पूरा चांद देखने को मिलेगा उसको बोला जाता है फुल मून। और न्यू मून क्या होता है? जो अमावस्या की रात होती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपको मून नहीं दिखेगा, मून पे पूरी जो है वो शेडो पड़ चुकी है। देखेंगे कैसे पड़ती है। अगर आपको इतना सा पोर्शन दिख रहा है मून का, इसको बोला जाता है वैक्सिंग क्रिसेंट। और अगर आपको इतना पार्ट, एक क्वार्टर दिख रहा है, दैट इज योर फर्स्ट क्वार्टर मून। और अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्स्ट क्वार्टर से ज्यादा दिखेगा, इसको बोला जाता है वैक्सिंग गिब्बस। इस मून के जो आपका फेज है, और फुल मून में मतलब आपको पूरा मून जो है वो विजिबल है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैक्सिंग गिब्बस में फर्स्ट क्वार्टर से थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को तो मिल रहा है। आप फुल मून नहीं बोल सकते क्योंकि आपको पूरा मून विजिबल नहीं है, लेकिन पूरे मून से थोड़ा सा कम। देन दिस फेज इज कॉल्ड एज वेनिंग गिब्बस। वैक्सिंग में फुल मून से बहुत कम, मतलब कि आपका क्वार्टर है उससे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे वेनिंग गिब्बस में क्या हो रहा है कि आपका जो है वो फुल मून तो नहीं है, लेकिन फुल मून से थोड़ा सा कम आपको जो है वो मून विजिबल है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड क्वार्टर की, तो जब आपको यहाँ पे मून का ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा इतना सा, इसको बोलेंगे थर्ड क्वार्टर ऑफ मून। अब वैक्सिंग क्रिसेंट क्या होता है? क्रिसेंट शेप आपने देखी होगी, दिस शेप।
जब भी मून आपको इस शेप में दिखे, देन दिस फेज ऑफ मून इज कॉल्ड एज वैक्सिंग क्रिसेंट। और लास्ट जो मैंने आपको बता दिया कि न्यू मून वाले फेजेस आते हैं। तो ये आपके 8 फेजेस हैं, मतलब कि आपका मून डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे होगा। ये अर्थ है आपकी, कभी मून इधर होगा, कभी इधर होगा, इधर होगा। सो दीज ऑल पोजीशंस, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, ये सारी पोजीशंस जो मून के फेजेस है, मून उनके अकॉर्डिंग विजिबल है। नाउ देखो यहां पे, ये मान लो आपका मून का पोर्शन है, ठीक है, अर्थ है आपकी। यहां पे जब आपका मून होगा तो यहां पे क्या है कि सन की रेस तो पड़ रही हैं, लेकिन सन की रेस पड़ रही है इधर। तो यहाँ पे जब अर्थ से यहाँ पे कोई देखेगा तो आपको ये पूरा नहीं दिखेगा, ये आपको पूरा डार्क एरिया दिख रहा है यहाँ पे, दिस पोर्शन। सो ये कौन सी पोजीशन देखी थी हमने, न्यू मून, जब आपकी शेडो पड़ रही है, आपको विजिबल नहीं है, यहाँ पे शेडो पड़ रही है, देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज, दिस फेज इज कॉल्ड एज न्यू मून। और न्यू मून आपको सेम कहाँ देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे जब आपको शेडो देखने को मिल रही है। अब सिमिलरली यहाँ पे आपका वैक्सिंग क्रीसेंट, जब मैंने आपको बताया था इतना सा पोर्शन दिखेगा, दिस इज योर वैक्सिंग क्रीसेंट। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो सन की रेज है जिसके अकॉर्डिंग ये पड़ रहा है, जितना सा पोर्शन हमें विजिबल है, अब यहाँ पे मून तो है लेकिन उस पे क्या है, वो शेडो पड़ रही है, अर्थ को यही पोर्शन दिख रहा है अर्थ को, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, इस फेज को वैक्सिंग क्रीसेंट। बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये आपका, जब मून आपका, सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है और मून यहाँ है, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट क्वार्टर, और ऊपर वाली पोजीशन को लास्ट क्वार्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके मून के फेजेस देखने को मिलेंगे, दिस पोर्शन, ये फेज है आपका, देखो यहाँ पे दिस पोर्शन फर्स्ट क्वार्टर एंड दी लास्ट क्वार्टर। सो ये आपका इतना पोर्शन फर्स्ट क्वार्टर मून एंड लास्ट क्वार्टर। सिमिलरली यहाँ पे भी वैक्सिंग क्रीसेंट, मतलब कि इतना सा पोर्शन विजिबल है बट हमें नहीं दिखेगा, अगर अर्थ से आप इस पोर्शन को देखो तो आपको ये विजिबल नहीं है। सिमिलरली वेनिंग गिब्स, जब मैंने बोला था वेनिंग गिब्स मतलब कि आपका फुल मून वाला पोजीशन तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे फुल मून से थोड़ा सा कम दिख रहा है, और वैक्सिंग गिब्स में फर्स्ट क्वार्टर से थोड़ा सा ज्यादा। सो दीज आर द फेजेस ऑफ मून। फुल मून कब दिखेगा, जब आपको ये पूरा मून विजिबल है, यहाँ पे अर्थ की, मतलब कि यहाँ पे अगर पर्सन है यहाँ पे प्रेजेंट, तो सन की पूरी डायरेक्ट रेस पड़ेंगी और आपको जो है वो मून विजिबल होगा, और ये फुल मून वाला जो आपका पूर्णिमा वाला टाइम है। समझ गए बात। नेक्स्ट मूव करते हैं, द फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर्स ऑफ मून, ठीक है, इनको हाफ मून भी बोला जाता है क्योंकि आपको ये हाफ हाफ विजिबल है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हाफ मून। और ये कब आता है, जब आपका मून जो है वो अर्थ से 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होता है, तब इसको क्या बोला जाता है, हाफ मून। क्या बोलते हैं इसको, हाफ मून। मतलब कि मून जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे है, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ और सन के। ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है, और ये कितने एंगल पे प्रेजेंट है आपका, 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी कितने एंगल पे प्रेजेंट है आपका, 90 डिग्री। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि सिर्फ हाफ ऑफ द मून जो है वो इल्यूमिनेटेड होगा, हाफ ऑफ द मून में ही आपको लाइट जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं,
ये देख रहे हैं आप, ये आपका मून है, ये आपकी अर्थ है और ये आपका सन है। तो यहाँ पे जब अर्थ सन से ये लाइट पड़ रही है मून के ऊपर, तो सिर्फ आपको ये मून विजिबल है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगी, तो आपको सिर्फ ये पोर्शन विजिबल होगा और ये आपका डार्क आपको पोर्शन दिखेगा। सो दिस पोर्शन इज ओनली विजिबल। सो इसको बोला जाता है जो आपका शेडो वाला रीजन है, यहाँ पे कोई भी आपकी विजिबिलिटी नहीं है। दिस शेडो पोर्शन इज कॉल्ड एज उम्ब्रा रीजन। क्या बोलते हैं इसको? उम्ब्रा रीजन। और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा, जहां पे आपकी लाइट जो है वो पड़ रही है। दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, इट इज योर पेनुम्ब्रा रीजन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। ग्रहण के बारे में तो आपने सुना होगा, एक आपका है सोलर मतलब सूर्य, सूर्य ग्रहण, और लूनर मतलब चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो जब चंद्र ग्रहण कब होता है? व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून। जब आपकी अर्थ जो है वो सन एंड मून के बीच आती है तो उसको क्या बोला जाता है? चंद्र ग्रहण। मतलब कि ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है और यहाँ पे आपका मून है। तो जब ये पोजीशंस बनती हैं, अर्थ, मून एंड सन, जब आपकी ये पोजीशंस बनती हैं तो इसको क्या बोला जाता है? लूनर एक्लिप्स। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कब होता है आपका लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? व्हेन ओनली ऑन अ फुल मून डे। तो फुल मून डे कब आएगा? नॉट एवरी फुल मून डे, बट मोस्टली आपका जो लूनर एक्लिप्स है वो आपको फुल मून डे पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मून जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है और ये भी आपका जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है 5 डिग्रीज पे। मून जो है वो आपका टिल्टेड है कितने डिग्रीज पे? 5 डिग्रीज पे विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ अर्थ। तो अर्थ जो है वो 23.5 है और यहाँ पे मून भी थोड़ा सा टिल्टेड है 5 डिग्रीज पे। तो इस वजह से यहाँ पे जब भी आपका, क्योंकि कोई भी ऐसी पोजीशन जो है वो हर बार नहीं बनेगी हर साल में कि आपका जो है ये तीनों एक ही लाइन में हो, तो ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जब आपका, क्योंकि हमने देखा था ना जब ये मून पोजीशन में था तो यहाँ पे आपका फुल मून कंडीशन बन रही थी। ये देखो, ये अर्थ है आपकी, ये आपका सन है, तो दिस पोजीशन, जब ये पोजीशन बनेगी तो आपका जो है वो लूनर एक्लिप्स होगा। समझ के बात? मतलब कि फुल मून डे पे। अब ये जो अलाइनमेंट है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपको ये हमेशा ही देखने को मिले। समझ के बाद? अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, और ये कितने टाइम पीरियड तक रहता है? 2 आवर्स तक। तो फुल मून वाली जो पोजीशन है, ये जो आपको चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, ये 2 आवर्स तक रहता है मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखो कि why moon does not become completely dark during most lunar eclipses. In many cases it becomes reddish. कभी चंद्र ग्रहण देखा है? बाहर जाने के लिए मना करते हैं, आपको जो है वो उस टाइम पीरियड में मून थोड़ा सा रेडिश देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही आपको डार्क कलर का देखने को मिलेगा, बट वो आपको थोड़ा सा रेडिश देखने को मिलता है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कि ऐसा क्यों पॉसिबल है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने देखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सोलर एक्लिप्स की, तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? सो इट इज रिलेटेड टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो भी आपकी स्काई में रिफ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, दैट इज व्हाई दिस फिनोमिना अकर, रिफ्रैक्शन वाला, नॉट रिफ्लेक्शन, इट्स रिफ्रैक्शन। सोलर एक्लिप्स कब आता है? जब आपका मून जो है वो सन एंड अर्थ के बीच में आ जाएगा। समझ के बाद? जब मून जो है वो सन और अर्थ दोनों के बीच में, मतलब कि ये आपका सन है, ये आपका मून है और यहाँ पे आपकी अर्थ है, जब ये पोजीशन बनेगी तब आपका जो है वो सोलर एक्लिप्स अकर करता है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, ये मून है यहाँ पे इस पोजीशन पे, कौन सा डे है ये? न्यू मून। जब आपका ये पूरा मून डार्क है, ठीक है, शेडो बढ़ रही है ना, क्योंकि मून नहीं दिखेगा आपको। सो दिस टाइम आपका जो है वो सोलर एक्लिप्स अकर करता है। तो आपने क्या याद रखना है? लूनर एक्लिप्स कब आएगा? जब आपके जो अर्थ है
और जो सन है और जो मून है वो एक अलाइनमेंट में है, और अर्थ जो है वो मून और सन के बिटवीन में है। और ये कब होगा? जब आपका फुल मून डे होगा। नेक्स्ट, सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कब होगा? जब आपका मून जो है वो अर्थ एंड सन के बीच में आ जाएगा। और ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये आपका न्यू मून वाला टाइम पीरियड है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं हमारी टाइड्स की। अब टाइड्स क्या होती है? ज्वार भाटा जो हिंदी में बोलते हैं। सिंपल अगर मैं बोलूं, द टाइड्स वाटर ऑन द बीचेस अराउंड द वर्ल्ड राइज एंड फॉल एवरी 12 आवर्स। सो बेसिकली क्या होता है आपका, जो भी टाइड्स है, वाटर लेवल का राइज करना और फॉल करना, इस फिनोमिना को बोला जाता है टाइड्स। अब ये क्यों होता है ये भी हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हर 12 आवर्स के बाद आपका ये जो पानी का लेवल है ये कम ज्यादा होता है। When the water level is the highest, जब आपका वाटर लेवल सबसे हाईएस्ट होगा तो इसको बोलेंगे हाई टाइड, और जब वाटर लेवल कम होगा इसको बोला जाएगा लो टाइड। तो यहाँ पे हमें दो चीजें पता चल गई कि आपका जो है वो टाइड्स जो है बेसिकली जो भी वाटर लेवल में राइज एंड फॉल हो रहा है उसको बोला जाता है टाइड्स। और यहाँ पे जो आपका वाटर लेवल अगर इंक्रीज करेगा इसको बोला जाएगा हाई टाइड, और अगर डिक्रीज करेगा तो इसको बोला जाएगा लो टाइड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे जब आपका हाई टाइड वाला टाइम है, पानी का लेवल राइज कर गया, तो ये कौन सा टाइम पीरियड है आपका? देखो यहाँ पे ये पूरे सबमर्ज कर गया। पहले ये एरिया ऐसा दिखेगा अगर पानी नहीं होगा तो, और यहाँ पे देखो ये एरिया में पूरा पानी है, तो ये हाई टाइड वाला टाइम है और ये लो टाइड वाला टाइम है आपका। अब ये टाइड्स कैसे आती हैं? एक और एग्जांपल, यहाँ पे देखो यहाँ तक पानी भर गया हाई टाइड के टाइम पीरियड में, दिख रहा है? यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, पहले तो लोग घूम रहे हैं इधर, बट यहाँ पे आपका जो है वो पूरा वाटर लेवल जो है वो एक पॉइंट पे राइज कर चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइड्स की। अब टाइड्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है आपकी स्प्रिंग टाइड्स एंड सेकंड इज योर नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स का होता है जहां पे आपका लेवल जो है वो हाई होगा, और नीप टाइड्स का, नीप मतलब शैलो, नीप मतलब शैलो। अब देखो स्प्रिंग टाइड्स आपकी दो टाइम पीरियड में आएंगी, जब आपका न्यू मून टाइम पीरियड होगा और फुल मून टाइम पीरियड होगा। सो बेसिकली फिनोमिना क्या है आपका टाइड्स का? आपका ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। तो ये सन, अर्थ एंड मून। अब अर्थ जो है वो ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि एक ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इसको होल्ड करके बैठा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन ही ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कर रहा है, अर्थ का भी एक अपना ग्रेविटेशनल पुल है, मून का भी एक ग्रेविटेशनल पुल है, और सन का भी एक अपना ग्रेविटेशनल पुल है। तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि अर्थ के ऊपर वाटर प्रेजेंट है, तो मून क्या करेगा? यहाँ पे इसको पुल करेगा अर्थ को, ठीक है? और सिमिलरली सन भी इसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये ग्रेविटेशनल पुल लगेगा तो ये वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज कर जाएगा, और जब वाटर का लेवल राइज करेगा तो इट मींस कि आपकी हाई टाइड आई है। अब यहाँ पे जब यहाँ से इन पोर्शन से वाटर लेवल राइज करेगा तो यहाँ पे पानी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा इन पोर्शंस में। ये अर्थ है, यहाँ से पुल, यहाँ से पुल, तो यहाँ पे आपकी जो है वो हाई टाइड आ रही है इन दोनों एरियाज में, लेकिन जो ऊपर साइड वाले पोर्शन है वहां पे आपका जो टाइड का लेवल है वो लो है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टाइड्स। अब अगर ये सन, मून और अर्थ, अगर मान लो कि आपका जो मून है वो यहाँ पे होता और अर्थ यहाँ पे होती, तो मींस कि सन भी इसको पुल कर रहा है, मून भी इसको पुल कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो हाई टाइड आएगी ये बहुत ज्यादा हाई टाइड आएगी, मतलब बहुत हाई लेवल वाली हाई टाइड आएगी, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एक्ट कर रहा है। समझ के बाद देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग टाइड की बात करी मैंने, न्यू मून का टाइम पीरियड है, ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका मून है। तो यहाँ पे इस वाटर को मून भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और सन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो वाटर वाला लेवल है ये राइज करेगा, इसको बोलेंगे स्प्रिंग टाइड। तो मतलब कि न्यू मून के टाइम पे जो आपकी टाइड्स है वो इन एरियाज में
आपकी जो है वो हाई टाइड्स आएंगी। और फुल मून में भी ऐसा ही होगा, मून इधर है और आपका सन इधर है। अब सन भी अट्रैक्ट कर रहा है और फुल मून भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मून जो है इसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है वाटर को, तो यहाँ पे वाटर लेवल राइज करेगा और इन पोर्शन में वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज करेगा। और नीप टाइड्स कब आएंगी? जब आपके क्वार्टर फेजेस होते हैं, मतलब कि जब मून आपका इन फेजेस में प्रेजेंट होगा, तब आपकी कौन सी टाइड्स आएंगी? नीप टाइड्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो पुल लग रहा है वो सन का लग रहा है और 90 डिग्रीज पे इसको कौन पुल कर रहा है? मून। समझ के बात क्लियर है यहां तक? अब देखो यहाँ पे मेन बात, जो भी आपकी ये टाइड्स है उसमें से 70% जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज योर मून। सो मेनली टाइड्स आर कोज्ड बाय मून, बट 30% इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? आपका सन। सो टाइड्स कैसे आती हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, और सेकंड में आपका द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ भी तो रोटेट कर रही है ना। सो टाइड आने के लिए 3 चीजें चाहिए आपको, 3 जो कॉजेज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। द फर्स्ट वन, जो भी आपके यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है किसका? मून का, फर्स्ट पॉइंट पे, बिकॉज मून जो है वो अर्थ के ज्यादा क्लोज है, इसीलिए उसका जो पुल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सन। नो डाउट सन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन जो अर्थ पे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा वो मून का करेगा, बिकॉज मून इज मोर क्लोज और मोर नियर देन सन। क्लियर है बात? तो यहाँ पे जो मेन आपका रोल प्ले कर रहा है मून, सेकंड पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, थर्ड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। क्लियर है बात? तो इस वजह से आपकी टाइड्स आ रही हैं। ये देखो यहाँ पे शो किया गया है कि इसको ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। फिनोमिना ऑफ रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, इट इज कॉल्ड एज टाइड्स। तो जो भी आपका रेगुलर राइज और फॉल हो रहा है, अब 2 टाइड्स के बीच में जो भी टाइम पीरियड होता है कि एक टाइड आई उसके 12 घंटे 26 मिनट के बाद दूसरी टाइड आएगी। समझ गए बात? तो कितना टाइम पीरियड का गैप है? 12 आवर्स 26 मिनट्स, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट टाइड्स जो हैं वो वर्ल्ड में फाउंड की जाती हैं कनाडा में, बे ऑफ फंडी, ठीक है। कनाडा में एक बे है जिसका नाम है बे ऑफ फंडी, वहां पे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टाइड्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और ये बे ऑफ फंडी जो है वो न्यू बर्सोना और यहाँ पे हाई रेंजेस ऑफ टाइड्स यहाँ पे जो है देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आपका अलास्का वाला पोर्शन हो गया, कनाडा हो गया, बिकॉज वहां पे जो पोर्शन है दैट इज वेरी नैरो, ठीक है। लैंड एरिया बहुत नैरो है, इसीलिए यहाँ पे टाइड्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलती हैं। और हायर लेटीट्यूड्स में जो भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, यहाँ पे आपको ये टाइड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मीन लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, मतलब कि अर्थ का ओवरव्यू देख लिया, अर्थ की सैटेलाइट के बारे में देख लिया दैट इज द मून, मून के बारे में स्टडी कर लिया, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, सोलर एक्लिप्स क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास पे हम स्टडी करेंगे अर्थ की लोकेशन में, जो भी अर्थ में हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी हैं, अर्थ का मैप कैसे बनता है, ग्लोब क्या है, इन सभी चीजों के बारे में। थैंक यू सो मच।